BJP MLA Bal Mukund's anti-hijab remark is what has led to this controversy. Karnataka hijab row. श्रीनगर से जहां हिजाब बैन के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। The hijab war has once again reignited. साल 2021 में ही कर्नाटका के कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लेकर हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कर्नाटका के उडुपी में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से अंदर जाने से मना कर दिया है। 31 दिसंबर 2021 को ये लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं और कहती हैं कि पहले हम इस स्कूल में हिजाब पहन कर आते थे, लेकिन अब हमें सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। ये मामला अभी चल ही रहा था कि कर्नाटका के कुंडापुर गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे ये डिमांड करते हैं कि अगर उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में आने की इजाज़त दी गई तो हम भी भगवा पहनकर आएंगे। इसी बीच ये वीडियो वायरल होती है जहां पर एक लड़की को हिजाब पहने हुए देखकर ये लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, जिसे देखकर लड़की भी अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। सिचुएशन को बिगड़ता देख कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी और साफ तौर से बोल दिया कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ना ही कोई हिजाब पहनकर आ सकता है और ना ही कोई भगवा पहनकर। कर्नाटका सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन हाई कोर्ट भी कर्नाटका गवर्नमेंट के फैसले को बरकरार रखती है, जिसके बाद पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्प्लिट जजमेंट आता है। स्प्लिट जजमेंट का मतलब 2 जजों में से एक जज ने हिजाब पर पाबंदी को सही कहा और दूसरे जज ने इसे सही नहीं माना। जब किसी मामले पर स्प्लिट जजमेंट आता है तो ये जजमेंट सीधा चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच जाता है, जहां पर 3 जजों की बेंच उस मामले की सुनवाई करती है। इन जजों की सुनवाई के बाद भी जो पार्टी मुकदमा हार जाती है तो उनके पास एक ऑप्शन और भी रहता है कि वो 5 जजों वाली बेंच के सामने उसकी अपील करें, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। इस कंट्रोवर्सी का फैसला अभी बड़ी बेंच से आना बाकी है। ये मामला अभी शांत ही हुआ था कि 27 जनवरी 2024 को राजस्थान के हवा महल से बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से हिजाब पर कंट्रोवर्शियल बयान देते, जिसके बाद वहां पर मुस्लिम वुमेन ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड की कि बाल मुकुंद आचार्य इस मामले पर माफी मांगे। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह मामला क्या है, कोर्ट और संविधान में इसका क्या प्रावधान है और इस्लाम में लेकर हिजाब को क्या कहा गया है। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। आइए सबसे पहले बुर्का, निकाब और हिजाब में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। नॉर्मली बुर्का या हिजाब जिसमें औरत अपने आप को इस तरह ढक लेती है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता। हालांकि निकाब में औरत की सिर्फ आंख तो दिखाई देती है, लेकिन बुर्के में वो भी नहीं दिखाई देती। निकाब और बुर्के में दुनिया के कई देशों में पाबंदी है, जिसमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल है, जिसमें कजाकिस्तान, अजरबैजान और मोरक्को। पीयू रिसर्च सर्वे सेंटर के मुताबिक हिंदुस्तान में 61% वुमेन ऐसे हैं जो अपने सर को ढाकती हैं, चाहे वो दुपट्टा हो या साड़ी हो या हिजाब हो या फिर घूंघट हो। हमारे देश में हर धर्म में ऐसी औरतें मिल जाएंगी जो अपने सर को ढाकती हैं, जिसमें कुछ का मानना है कि उनके धर्म का हिस्सा है और वो उसे फॉलो करती हैं, तो कई अपनी चॉइस से सर को ढाकती। कई रिपोर्ट से भी पता चला है कि कई बार वुमेन को नौकरी, जॉब या किसी काम करने से पहले उनको अपने कपड़े और पर्दे के बारे में सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती है। लेकिन 80% से ज्यादा मुस्लिम वुमेन हिजाब पहनती हैं और वो उस पर फख्र भी करती हैं। जो ये कहते हैं कि हिजाब की वजह से मुस्लिम वुमेन आगे नहीं बढ़ पाती, तो उनको कई ऐसे वुमेन मिल जाएंगे जो दुनिया में हिजाब पहने हुए अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, जिसमें मोरक्कन फुटबॉलर नोहिला बेंजीना वो पहली औरत है जिन्होंने हिजाब पहनकर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप खेला। इसी तरह कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे वुमेन औरत हिजाब पहने हुए अपने काम को अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन कई रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि कई बार लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है, और इसमें दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा चर्चित केस रहा वो ईरान का माशा अमीनी केस, जिसे ईरान की मोरालिटी पुलिस इस वजह से गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है कि उसने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना था, और पुलिस कस्टडी में ही माशा अमीनी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। हालांकि हमारे देश में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। जो पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है वो सरकारी स्कूल, कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस्लाम में हिजाब को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाता है, जिसे संविधान में आर्टिकल 25 के जरिए इजाज़त मिली हुई है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है। और कुरान में औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है। औरत को पर्दे का हुक्म देने से पहले मर्दों को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, और कहा गया कि औरत को चाहिए कि वो अपने जिस्म को ढक कर रखे। हाँ, उसका कोई ड्रेस डिफाइन तो नहीं है, लेकिन सदियों से मुसलमान वुमेन हिजाब पहनती हुई आ रही हैं, जो अब एक ड्रेस की शक्ल ले चुका है और इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा माना है। सवाल यह है कि अदालत, कोर्ट या किसी सरकार को इजाज़त है
कि वो फैसला करे कि कौन अपने फेथ को किस तरीके से फॉलो करेगा, अपने मजहबी ट्रेडिशन और रस्म व रिवाज को कब फॉलो करेगा और कब नहीं। जहां आर्टिकल 25 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, तो वहीं पर यह भी कहा गया है कि सरकार या कोर्ट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जब उससे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इशू हो। जैसा कि हमने देखा कोरोना के टाइम पब्लिकली नमाज पढ़ना या पूजा करना और अदर रिलीजियस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था, लेकिन हिजाब पहनने से कोई पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का कोई इशू दिखाई नहीं देता। कर्नाटका गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का मानना है कि स्कूल किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की जगह नहीं है। अगर उन्हें ऐसा करने का परमिशन दिया गया तो इक्वालिटी और यूनिटी पर बुरा असर पड़ेगा। और यही राय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गुप्ता की राय भी थी। जस्टिस गुप्ता ने स्टूडेंट के लिए कहा कि जिसे अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को मानना है तो वो ऐसी जगह पर जाए जहां पर उन्हें इसकी इजाज़त हो। उनका यह मानना था कि सरकार ने ऑर्डर इसलिए दिया है ताकि स्कूल में बच्चों के दरमियान यूनिटी हो और ये कदम स्कूल में सेकुलर माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन सवाल है कि अगर हिजाब को मजहबी निशान मानते हुए उसे बैंड कर दिया जाए तो फिर स्कूल और यूनिवर्सिटियों में कई और ऐसी चीज़ें होती हैं जो मजहबी और उसे भी बैंड कर देना चाहिए। और ना ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मजहबी इबादत गाह हो। जबकि जस्टिस धोलिया की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 25 एक वुमेन को यह हक देता है कि वो अपने चॉइस से हिजाब पहन सकती है और उसे रोका भी नहीं जा सकता। अगर वो हिजाब स्कूल, कॉलेज या क्लास के अंदर भी पहनना चाहती हैं तो तब भी उन्हें रोका नहीं जा सकता। और हमारे समाज में कुछ लोग और ख़ानदान आज भी हैं जो स्कूल में बच्चियों के हिजाब ना पहनने की वजह से स्कूल जाने से मना कर दें। एक तौर से हिजाब उनके लिए एजुकेशन का टिकट है। आर्टिकल 25 में मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई है। ना सिर्फ मजहबी आज़ादी बल्कि रस्म व रिवाज और इबादत की भी आज़ादी है और इसी एसेंशियल प्रैक्टिस में हिजाब भी आ जाता है। लेकिन ये कैसे डिफाइन किया जाए कि किस मजहब में कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल है और कौन सी नहीं। मजहब की एसेंशियल प्रैक्टिस से मतलब वो मेन प्रैक्टिस है जिस पर मजहब की बुनियाद रखी गई है, जिस ट्रेडिशन के बगैर रिलीजन कोई रिलीजन नहीं और जिस ट्रेडिशन को लोग सदियों से मानते चले आ रहे हैं, जिस प्रैक्टिस को ख़त्म करने और छीन लेने से रिलीजन का बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। और हिजाब पहनना भी ऐसा ही अकीदा है। 2016 में आमना बिन बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्रेस कोड हर इंसान की अपनी चॉइस है और उसे रोका नहीं जा सकता। आमतौर से स्कूल और कॉलेज में लड़के और लड़कियों का ड्रेस अलग अलग होता है। जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो स्कूल को चाहिए कि हिजाब के कलर को स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर जैसा ही कर देना चाहिए। हमारा देश कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। वी ऑल्सो बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा संविधान भी डाइवर्सिटी को खुलकर सपोर्ट करता है। हमारा देश बहुत ही बड़ा है। हर रीजन और इलाके के अपने अपने यूनिक फूड, लैंग्वेज, क्लॉथ, कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस है और यही हमारे देश की खूबसूरती है और इसे बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।